माननीय नरेंद्र मोदी, उनको मैं आमंत्रित करता हूं, आप सभी को संबोधित करें। मंचावर बसलेले भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी, श्रीमान गोपीनाथ जी मुंडे, श्री राजीव प्रताप रूडी जी, श्रीमान देवेंद्र जी, श्रीमान एकनाथ खड़से जी, भाई विनोद तांबड़े जी, भाई आशीष शेलार जी, मंचावर बसलेले सर्व वरिष्ठ नेतेगण, राजीव जगताप, छत्रपति शिवराय डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, छत्रपती शाहू महात्मा फुलेंच्या महाराष्ट्राला माझा नमस्कार। मला विश्वास आहे, काँग्रेस मुक्त भारत हा स्वप्न सिद्ध करण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर राहील। भाइयों बहनों, शायद मुंबई के इतिहास में ऐसा विराट दृश्य देखने का सौभाग्य इसके पहले किसी को नहीं मिला होगा। जहां तक नजर पहुंच रही है, माथे ही माथे नजर आ रहे हैं। मैं महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, मुंबई प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, उन सभी कार्यकर्ताओं को अनेक अनेक अभिनंदन करता हूं तो उन्होंने इस ऐतिहासिक घटना को साकार करने के लिए जी जान से कोशिश की, सफलता पाई और एक अभूतपूर्व विश्वास के साथ परिवर्तन का संकल्प लेकर के यहां से लाखों लोग महाराष्ट्र की गली गली में पहुंचेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, हम गुजरात वालों के लिए मुंबई ये दूसरा घर है। और मैं तो हमेशा अनुभव करता हूं कि गुजराती भाषा का जितना लालन पालन मुंबई में होता है, ऐसा लगता है मुंबई ये गुजराती भाषा का मायका है।
इतना लालन पालन होता। और वैसे भी 1960 के पहले हम एक ही तो राज्य के हिस्से थे, हम बृहद महाराष्ट्र के हिस्से थे। 50 साल पूर्व हम अलग हुए। महाराष्ट्र हमारा बड़ा भाई, गुजरात छोटा भाई। लेकिन भाइयों बहनों, जब गुजरात अलग हुआ तब ये चर्चा होती थी ये राज्य प्रगति कैसे करेगा। पानी नहीं है, प्राकृतिक संपदा नहीं है, उद्योग नहीं है, और इतना बड़ा रेगिस्तान है, उधर पाकिस्तान है। तो गुजरात प्रगति कैसे करेगा। लेकिन भाइयों बहनों, जब हम अलग हुए तब कुछ नहीं था, लेकिन आज गुजरात ने विकास की नई ऊंचाइयों को पार करके सामान्य मानव का भला हो सकता है, सामान्य मानव का कल्याण हो सकता है, परिस्थितियां पलटी जा सकती है, ये सिद्ध कर दिया। भाइयों बहनों, मैं जरा गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ नजर कर रहा था, और शायद मीडिया के मित्रों का भी कभी इस बात पर ध्यान नहीं गया होगा। मेरा भी नहीं गया था, कल ही मेरे ध्यान में ये बात आई। गुजरात में भी 1 मई को 1960 को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में यात्रा शुरू की थी। महाराष्ट्र ने भी 1 मई 1960 को स्वतंत्र राज्य के रूप में यात्रा शुरू की थी। इतने वर्षों में गुजरात में 14 मुख्यमंत्री बने, लेकिन महाराष्ट्र में इतने वर्षों में 26 मुख्यमंत्री बने। अब बताइए यहां की राजनीति कैसी होगी, यहां के राजनीति के तौर तरीके कैसे होंगे। इतने ही समय काल में गुजरात में सिर्फ 14 मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र में 26 मुख्यमंत्री। एक आता है तो दूसरा भगाने में लगा रहता है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी का चरित्र जब तक हम नहीं समझेंगे, देश की समस्याओं का समाधान नहीं सूझेगा। मित्रों, देश की समस्याओं का कारण देश की जनता नहीं है। हमारी समस्याओं का कारण हमारी भूगोल नहीं है। हमारी समस्याओं का कारण हमारा इतिहास नहीं है। हमारी समस्याओं का कारण प्राकृतिक संपदा नहीं है। हमारी समस्याओं का कारण कांग्रेस शासित सरकारें हैं। और इसलिए अगर समस्याओं से मुक्ति चाहिए तो उसका एक ही उपाय है, भारत को कांग्रेस से मुक्त करना होगा। कांग्रेस मुक्त भारत
ये सपना हमें साकार करना होगा। यही मुंबई की धरती है। आजादी के आंदोलन में अगस्त क्रांति मैदान से एक गूंज उठी थी, एक आवाज उठी थी, एक ललकार हुआ था, क्विट इंडिया। और पूरे देश में वो ललकार मंत्र बन गया था और आखिरकार अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। ये मुंबई की धरती से उठी हुई आवाज, क्विट इंडिया का मंत्र भारत को आजादी दिला गया। भाइयों बहनों, उसी मुंबई की धरती से फिर एक बार आवाज उठनी चाहिए, कांग्रेस फ्री इंडिया। जिस धरती ने क्विट इंडिया का नारा दिया था, वो ही धरती ललकार रही है, कांग्रेस फ्री इंडिया, कांग्रेस मुक्त भारत। भाइयों बहनों, कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति में डूबी हुई है और वोट बैंक की राजनीति के लिए समाज को तोड़ते रहना, डिवाइड एंड रूल, ये कांग्रेस की विशेषता रही है। और अंग्रेजों के सामने लड़ते लड़ते कांग्रेस उनसे ये सीख लिया है, डिवाइड एंड रूल। देश आजाद हुआ तो देश का बंटवारा करते थे, भारत मां के 3 टुकड़े करते थे। आजाद हिंदुस्तान को एक तरफ सरदार पटेल ने एक किया, चारों तरफ एकता का मंत्र गूंजा, और दूसरी तरफ भाषावार प्रांत रचना के नाम पर कांग्रेस ने देश में भाई से भाई को लड़ाने का बीज बो दिया। गांव को शहर से लड़ाओ, शहर को गांव से लड़ाओ, नदियों के लिए लड़ो, पानी के लिए मरो। आज भी देश में कोई प्रदेश ऐसा नहीं है कि जहां पानी के बंटवारे को लेकर के 50-50 साल से लड़ाई न होती है। और दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस सरकार को, महाराष्ट्र में बैठी हुई कांग्रेस सरकार को भाई को भाई से लड़ाने में, गांव से गांव को लड़ाने में, जाति बिरादरियों को लड़ाने में, पंथ और संप्रदायों को भी झगड़ा कराने में उनकी वोट बैंक की राजनीति सुरक्षित रहती है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति में डूबी हुई है। भाइयों बहनों, जब तक वोट बैंक की राजनीति से हम देश को मुक्त नहीं कराएंगे और देश को विकास की राजनीति के रास्ते पर नहीं ले जाएंगे, देश की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आर्थिक नीतियों के द्वारा, अपने राजनीतिक दर्शन के द्वारा, अपनी कार्य संस्कृति के द्वारा ये सिद्ध कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मंत्र को समर्पित है, विकास की राजनीति को समर्पित है।
और विकास के बिना देश के गरीबों का, देश के गांव का, देश के दलितों का, पीड़ितों का, शोषितों का कल्याण नहीं होगा। हमारे बगल में मध्य प्रदेश है। अगर मैं गुजरात की चर्चा करूं तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, इसलिए मैं गुजरात की चर्चा करना नहीं चाहता। मैं आज मध्य प्रदेश की चर्चा करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था। कांग्रेस पार्टी के शासन ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था, लेकिन शिवराज सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया। आज मध्य प्रदेश बीमारू राज्य के कलंक से मुक्त हो गया। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश में खेती के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में कोई ज्यादा प्रगति नहीं होती थी, लेकिन शिवराज जी की सरकार ने, भाजपा की मध्य प्रदेश की सरकार ने सिंचाई के काम को बल दिया। अधिकतम भूमि में इरिगेशन के लिए धन खर्च किया। और भाइयों बहनों, आज मैं गर्व से कहता हूं, कोई जमाना था पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश धान की खेती में नंबर 1 माना जाता था। देश के अन्न के भंडार इस राज्यों से भरे जाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार के प्रयत्नों से, भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार के प्रयत्नों से गेहूं और चावल ऐतिहासिक उत्पादन करके देश के अन्न के भंडार भरने का काम इन सरकारों ने किया है, वहां के किसानों ने किया है, वहां के नागरिकों ने किया है। क्या कारण है कि महाराष्ट्र में सिंचाई के सारे प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार के कलंक के साथ खड्डे में जा गिरे हैं? क्या कारण है महाराष्ट्र के किसान को बार बार अकाल झेलना पड़ता है? क्या कारण है महाराष्ट्र के किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है? भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, विकास का मंत्र होता, तो आज महाराष्ट्र के गांवों की जो दुर्दशा है, आज महाराष्ट्र के किसानों की जो दुर्दशा है, महाराष्ट्र में हजारों किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मैं विश्वास दिलाने आया हूं, वो दिन कभी भाजपा के राज में नहीं आते। मेरा किसान सुखी होता, संपन्न होता। लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी को विकास की राजनीति में विश्वास नहीं है। और मैं तो हैरान हूं, सरकार कांग्रेस चला रही है, दिल्ली में सरकार कांग्रेस की है, कांग्रेस के नेता सरकार में हो ना हो, उन्हीं के इशारे पर सारे काम होते हैं। लेकिन वही लोग जब भाषण करते हैं, ऐसा लगता है वो किसी और की सरकार के लिए बोल रहे हैं, किसी और देश के लिए बोल रहे हैं। मैं कल कांग्रेस के एक बड़े नेता के भाषण को मैंने सुना, और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण दे रहे थे। उनकी हिम्मत को देखो ना। कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। इतने भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग, इतने बदनाम लोग, उसके बावजूद भी
निर्दोष चेहरा बना करके भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण दे रहे हैं। और वक्रता देखिए, भ्रष्टाचार के आदर्श का घोटाला, उसका रिपोर्ट आता है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों को जिम्मेवार माना जाता है। एक तरफ उन भ्रष्टाचारियों को बचाने का निर्णय महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार करती है और उसी समय दिल्ली में उनका एक नेता उपदेश दे रहा है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस को समझना होगा। वे बोलते एक हैं, करते दूसरा, और वोट बैंक की राजनीति के सिवा भाइयों बहनों, कांग्रेस की पूरी जिंदगी संप्रदायवाद में डूबी हुई है। माइनॉरिटीज्म, संप्रदायवाद एक कांग्रेस की परंपरा रही। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जहां मुस्लिम अधिक हो ऐसे 90 जिले छांटे पूरे देश में से, और उनकी भलाई के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित की, बड़ा बजट घोषित किया। हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों को लगने लगा कि चलो अब कुछ भला होगा। अखबारों ने भी बहुत कुछ लिखा, बड़ी वाहवाही हुई। अभी पार्लियामेंट में किसी ने सवाल पूछा कि आपने जो 90 जिलों के लिए योजना घोषित की थी, उन 90 जिलों में पिछले 3 साल में माइनॉरिटी के लिए क्या खर्च हुआ? भाइयों बहनों, मुझे कहना है कि माइनॉरिटी के वोट का खेल करने वाली सरकार ने पार्लियामेंट में जवाब दिया है कि उस योजना में से 3 साल में 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है। 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। ये वोट बैंक की राजनीति कैसी करते हैं, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। भाइयों बहनों, गुजरात में भी ऑक्ट्रोय की परंपरा थी, व्यवस्था थी कि हम महाराष्ट्र से अलग हुए थे। हमारे यहां रिफॉर्म की दृष्टि से हमने तय किया हम ऑक्ट्रोय निकाल देंगे। गुजरात में से ऑक्ट्रोय हमने खत्म कर दिया। 6-7 साल हो गए। महाराष्ट्र में क्या किया? महाराष्ट्र में ऑक्ट्रोय खत्म करने के नाम पर लोकल बॉडी टैक्स लगाया, एलबीटी। भाइयों बहनों, बताइए परेशान है कि नहीं आप एलबीटी से? एलबीटी के कारण परेशान है कि नहीं है? आप परेशान है कि नहीं है? भाइयों बहनों, ये एलबीटी कुछ नहीं है, ये लूट बांटने की टेक्निक है। ये एलबीटी लूट बांटने की टेक्निक है। भाइयों बहनों, दिल्ली में नेता भाषण कर रहे थे काले धन पर। कोई मुझे बताए भाई, सरकार उनकी है, काला धन रोकने की जिम्मेवारी उनकी है कि नहीं है? जरा पूरी ताकत से बोलो ना, ये काला धन रोकने की जिम्मेवारी उनकी है कि नहीं है? हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को पूछिए, उसको किसी भी विषय का ज्यादा ज्ञान हो या ना हो, लेकिन उसको इस बात का पता है कि हिंदुस्तान में जो चोर लुटेरे लोग हैं, जो काला धन जमा करते हैं, वो काला धन कहां रखते हैं भाई? जरा बताइए, काला धन कहां रखते हैं? काला धन कहां रखते हैं? काला धन कहां रखते हैं? हिंदुस्तान के बच्चे को पता है कि भारत को लूटने वाले
ये चोर लुटेरे काला धन स्विस बैंक में जमा करते हैं। करते हैं नहीं करते भैया? करते हैं नहीं करते हैं? वो धन वापस लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए? वो लुटेरों में लुटा हुआ धन गरीब के काम आना चाहिए नहीं आना चाहिए? वो धन गरीब के लिए खर्च करना चाहिए नहीं करना चाहिए? गांव गरीब किसान के लिए वो रुपया लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के सभी एमपी ने आडवाणी जी के नेतृत्व में लिख करके दिया कि भाजपा के एक भी नेता का एक नया पैसा किसी भी विदेशी बैंक में नहीं है। लिख करके दिया। हमने कहा कांग्रेस वाले लिख करके दो, तैयार नहीं है। लिख करके देने के लिए तैयार नहीं है। जो काले धन पर भाषण झाड़ते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, हिम्मत है तो पार्लियामेंट में कानून करो, एक समिति बनाओ और 3 साल के भीतर दुनिया के किसी भी कोने में हिंदुस्तान की लूट का माल पड़ा होगा वो हम वापिस हवाया करेंगे, गरीबों में बांट के रहेंगे। भाइयों बहनों, उन्हें ये करना नहीं है ताकि उनको मालूम है, उन्हें मालूम है अगर ये किया तो पानी उन्हीं के पैर के नीचे आने वाला है। और इसलिए भाषण करना सरल है, निर्णय करने की ताकत नहीं है मित्रों, क्योंकि उन्हीं पार्टी के लोग इस पाप में डूबे हुए हैं। भाइयों बहनों, मैं 2-3 दिन से टीवी पे देख रहा था, अखबार में पढ़ रहा था कि इस कार्यक्रम में चाय वालों को स्पेशल वीआईपी पास दिया गया। भाइयों बहनों, ये परिवर्तन की हवा शुरू हो गई। सिर्फ चाय वाला वीआईपी है ऐसा नहीं, हिंदुस्तान का हर गरीब आने वाले दिनों में वीआईपी होने वाला है। हमारे लिए हर गरीब वीआईपी है, सिर्फ चाय वाला वीआईपी है ऐसा नहीं है। अभी हमारे आशीष जी शिकायत कर रहे थे कि यहाँ मोदी जी का भाषण चल रहा है, सरकार ने केबल टीवी बंद करवा दिए। तो बोल रहे थे ये सिर्फ महाराष्ट्र में होता है ऐसा नहीं भाई, मुझे तो रोज की मुसीबत है। गैर बीजेपी सरकारें जहां जहां जाता हूं मैं, उनका यही रास्ता बचा है कि लोग मोदी को टीवी पे देख न लें। लेकिन कांग्रेस के मित्रों, कांग्रेस के मित्रों, कान खोल करके सुन लो। टीवी के पर्दे पर मोदी हो या ना हो, मोदी देश की जनता के दिलों में जगह बना चुका है। कांग्रेस के मित्र, आप टीवी पर तो ताला लगा सकते हो, देशवासियों के दिल पे ताला नहीं लगा सकते हो। भाइयों बहनों, आज देश के सामने एक सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। देश का नौजवान
रोजगार के लिए तरस रहा है, उसे रोजगार चाहिए, वो मेहनत करने के लिए तैयार है, वो अपना गांव घर परिवार छोड़ करके जाने के लिए तैयार है। लेकिन देश का नौजवान निराशा की गर्त में डूब चुका है। आप कल्पना कर सकते हैं, हिंदुस्तान के पास 65% से अधिक जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की जनसंख्या है। जिस देश के पास इतनी युवा शक्ति हो, जो देश दुनिया का सबसे युवा हो, वह देश दुनिया में क्या कमाल नहीं कर सकता भाई। आप मुझे बताओ नौजवानों को रोजगार का अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नौजवान को काम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नौजवान को सम्मान से जीने का अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन भाइयों बहनों, दिल्ली सरकार के पास हमारा देश का नौजवान सम्मान से जिए, राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बने, उसको अवसर मिलना चाहिए। ये इनकी योजना में कहीं नजर नहीं आता। सारा विश्व स्किल डेवलपमेंट पर बल दे रहा है, अकेला हिंदुस्तान ऐसा है जो सिर्फ स्किल डेवलपमेंट माटे नई नई कमेटियां बनाता रहता है, नई नई कमेटियां बनाता रहता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कमेटियां बनती हैं और 3-3 साल तक कमेटियां की मीटिंग तक नहीं होती। भाइयों बहनों, स्किल डेवलपमेंट पर बल देना चाहिए। हमारे गरीब मजदूर की डिग्निटी का सोचना चाहिए। भारत में मंत्र होना चाहिए, श्रम एव जयते, श्रमिक का सम्मान होना चाहिए। ये हमारे देश का मंत्र होना चाहिए। और हो सकता है भाइयों बहनों, मैं गुजरात का उदाहरण देना चाहूंगा। हम सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति की डिग्निटी के लिए क्या कर सकते हैं? और बजट खर्च नहीं होता है। हमने एक छोटा सा निर्णय किया, गरीब परिवार का बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता है तो ITI में जाता है, टर्नर बनता है, फीटर बनता है, प्लम्बर बनता है, लेथ मशीन चलाता है, वायरमैन बनता है। यही छोटे छोटे काम साल 2 साल 1.5 साल के कोर्सेज करता है और फिर बेचारा नौकरी ढूंढता रहता है। हमने एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय किया। हमने कहा कि जो बच्चा 7वीं पास होकर, 8वीं पास होकर, 9वीं पास होकर अगर 2 साल ITI करता है तो उसको 10वीं के बराबर माना जाएगा। जो 10वीं के बाद ITI करता है उसको 12वीं के बराबर माना जाएगा। और बाद में अगर वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग जाना चाहता है तो उसी के सहारे जा सकता है। डिप्लोमा में अच्छा कर करके अगर वो डिग्री इंजीनियरिंग में जाना चाहता है तो वहां भी जा सकता है, उसके दरवाजे बंद नहीं होंगे। और उसके कारण जो गरीब मां का बेटा था, विधवा मां का बेटा था, उसको यह अवसर मिला है। क्या हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है? लेकिन भाइयों बहनों, देश के नौजवानों की दिल्ली में बैठे हुई कांग्रेस की सरकार को न चिंता है न परवाह। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार, इतना भयंकर भ्रष्टाचार। क्या इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए या नहीं चाहिए? भ्रष्टाचार जाना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। हो सकता है दोस्तों, मैं आपको उदाहरण देता हूं, हो सकता है। भाइयों बहनों, महाराष्ट्र और गुजरात, मैं एक बड़ा मजेदार उदाहरण देता हूं आपको।
हमारे गुजरात में चेक पोस्ट है बिहार में, और आपके महाराष्ट्र में चेक पोस्ट है अछाड़ में। एक ही रोड पर उधर गुजरात का चेक पोस्ट है, 2 किलोमीटर यहां महाराष्ट्र का चेक पोस्ट है। दूसरा, गुजरात में सोनगढ़ में चेक पोस्ट है और महाराष्ट्र में नवापुर में चेक पोस्ट है। उस रास्ते पर जो व्हीकल गुजरात के चेक पर आते हैं वही व्हीकल महाराष्ट्र के चेक पोस्ट पर आते हैं। जितना रेट गुजरात के चेक पोस्ट पर होता है उतना ही रेट महाराष्ट्र के चेक पोस्ट पर होता है। लेकिन गुजरात के चेक पोस्ट पे और महाराष्ट्र के चेक पोस्ट पर फर्क ये है कि हमारे चेक पोस्ट पर टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नेटवर्क है, ह्यूमन इंटरवेंशन कम है, सारी चीजें मशीन से होती हैं। और महाराष्ट्र में चेक पोस्ट पर मैनुअल होता है। और परिणाम क्या है? मित्रों, पिछले 10 साल में महाराष्ट्र के चेक पोस्ट की इनकम 437 करोड़ है, 437 करोड़, और गुजरात के चेक पोस्ट की इनकम है 1470 करोड़। महाराष्ट्र से उसी चेक पोस्ट पर गुजरात की इनकम 1033 करोड़ रुपया ज्यादा है। आप मुझे बताइए, ये महाराष्ट्र के 1033 करोड़ रुपया गए कहां गए भाई? ये कांग्रेस ने जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? हिसाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? भाइयों बहनों, ऐसा नहीं है कि समस्याओं का समाधान नहीं है। आज आप कोई भी नौजवान होगा, कितनी ही डिग्री पास की होगी, लेकिन वो बेचारा अप्लाई करता रहता है नौकरी के लिए। नौजवान अप्लाई करते रहते हो ना, नौकरी लिए अप्लाई करते हो ना, अप्लाई करते हो, एग्जाम देते हो, फिर भी भरोसा है नौकरी मिलने का? जरा बोलो ना, है भरोसा? मार्क्स अच्छे हैं, एग्जाम दी है, पेपर अच्छा गया है, लेकिन इंटरव्यू आने से पहले खोजता है यार कोई पहचान वाला ढूंढना पड़ेगा, कोई सिफारिश करने वाला ढूंढना पड़ेगा। अगर सिफारिश नहीं होगी तो एग्जाम में मार्क्स कितने ही क्यों ना आए हो, सिफारिश के बिना नौकरी मिलनी नहीं है। और सिफारिश के लिए क्या चाहिए? महात्मा गांधी चाहिए, महात्मा गांधी वाली नोटों का बंडल चाहिए, महात्मा गांधी की तस्वीर वाली नोटों का बंडल नहीं है तो इंटरव्यू में कुछ नहीं होता है। यह हालत है कि नहीं बताओ? यह हालत है नहीं? गरीब मां का बेटा सिफारिश कहां से लाएगा? विधवा मां का बेटा गांधी छाप नोट कहां से लाएगा? क्या वो ऐसी जिंदगी जिएगा? भाइयों बहनों, उसका उपाय है। हमने गुजरात में एक प्रयोग किया। हमें टीचर्स की भर्ती करनी थी, 13,000 टीचर्स की भर्ती करनी थी। हमने तय किया हम कोई इंटरव्यू नहीं लेंगे, नो इंटरव्यू। सबको कह दिया कि इतनी इतनी जानकारी कंप्यूटर में डाल दो। सब नौजवानों ने कंप्यूटर में जानकारी डाल दी और हमने लाखों नौजवानों ने कंप्यूटर में अपनी जानकारी डाल दी। हमने कंप्यूटर को पूछा इसमें सबसे अच्छे मार्क्स वाले पहले 13,000 को लिस्ट निकालो। कंप्यूटर ने जिसकी लिस्ट निकाली उसके घर नौकरी का ऑर्डर चला गया, वो टीचर बन के आज काम कर रहा है। कौन कहता है भ्रष्टाचार नहीं जा सकता? भाइयों बहनों, अगर एक बार देश तय करे कि हमें इन परिस्थितियों को पलटना है तो भाइयों बहनों स्थितियां बदली जा सकती हैं। यहाँ महाराष्ट्र में आपको 24 घंटे बिजली मिलती है भैया? जरा बोलो तो।
गांव में बिजली आती है, नहीं आती है ना? आपके पड़ोस में गुजरात में 365 दिन 24 घंटे बिजली मिलती है, 24 घंटे बिजली मिलती है। मैं कभी बाय रोड सापुतारा से कभी शिरडी गया, कभी नासिक गया, तो रास्ते में जो गांव के बोर्ड लगे रहते थे, तो मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा भाई अब ये गांव महाराष्ट्र का है, गुजरात का पता कैसे चलता है? सारे बोर्ड एक जैसे हैं। तो मुझे लोगों ने कहा साहब इसके लिए बोर्ड देखने की जरूरत नहीं है, जिस गांव में अंधेरा है वो महाराष्ट्र है, जिस गांव में उजाला है वो गुजरात है। क्यों भाइयों? और उसका कारण है इनकी नीतियां जिम्मेवार है। भाइयों बहनों, आपको मालूम होगा एक सरदार सरोवर डैम गुजरात में बना है नर्मदा नदी के ऊपर। उस डैम में बिजली भी पैदा हो रही है और उस बिजली का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र के अभी अधिकार है। जितनी ज्यादा बिजली पैदा होगी इतनी ज्यादा बिजली महाराष्ट्र को मिलेगी, लेकिन बिजली पैदा करने के लिए पानी चाहिए। अब सरदार सरोवर डैम पर सारा कंस्ट्रक्शन हो चुका है, गेट लगाना बाकी है, सिर्फ गेट लगाना। 5 साल हो गए, दिल्ली की कांग्रेस की सरकार राजनीतिक कारणों से गेट खड़े करने की परमिशन नहीं देती। हमने कहा साहब गेट लगाने दीजिए, मैंने प्रधानमंत्री को कहा कि गेट लगाने दीजिए। अगर आपको लगता है कि पानी भरने से पीछे किसी गांव को परेशानी हो रही है तो दरवाजा बंद नहीं करेंगे, पानी को जाने देंगे, लेकिन लगाने तो दो। तो जो गेट इतने बड़े हैं कि लगाने में भी 3 साल लग जाएंगे। गेट तैयार पड़े हैं, 6 साल से परमिशन नहीं मिल रही है। अगर भाइयों बहनों मुझे वो गेट लगाने की दिल्ली की सरकार परमिशन दे रही है और आपके यहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आप बताइए, उन पर दबाव डालिए, वो दिल्ली की कांग्रेस सरकार को दबाए। और अगर सरदार सरोवर डैम पर गेट लग जाए तो महाराष्ट्र को मुफ्त में हर वर्ष 400 करोड़ रुपए की बिजली मिल सकती है, 400 करोड़ रुपए। अब आप देखिए, हम देने के लिए तैयार हैं, इनको लेने की फुर्सत नहीं है, लेने की भाइयों बहनों, अगर हम चाहते हैं कि विकास करना है भाइयों, तो विकास हो सकता है। भाइयों बहनों, देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है गुड गवर्नेंस। स्वराज्य मिला, सुराज्य नहीं मिला, सुशासन नहीं मिला। इसी महाराष्ट्र की धरती से लोकमान्य तिलक ने एक मंत्र दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। भाइयों बहनों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार लेकर के देश लड़ता रहा, स्वराज मिला। आज समय की मांग है, हम सब ललकार करें कि स्वराज्य ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आजादी के पहले स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था, आजादी के बाद स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज सारी समस्याओं की जड़ में हमारा बैड गवर्नेंस है। और भाइयों बहनों, शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, कितना ही मजबूत दिखता क्यों न हो,
वजन अच्छा हो, ऊंचाई अच्छी हो, नींद अच्छी आती हो, सांस ठीक हो, सब ठीक हो, लेकिन एक मां अगर डायबिटीज हो जाए तो दिखने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बारी बारी से सैकड़ों बीमारियों का वो घर बन जाती है। शरीर में सैकड़ों बीमारियां घुस जाती हैं, धीरे धीरे सारा शरीर नष्ट हो जाता है। ये बैड गवर्नेंस भी डायबिटीज जैसा है। राज्य के अंदर ये बैड गवर्नेंस डायबिटीज की तरह हर बीमारियों का कारण बन जाता है। और इसलिए भाइयों बहनों, जब तक हम सुशासन की राजनीति को नहीं करेंगे, सुशासन को लेकर के नहीं चलेंगे, तब तक भाइयों बहनों हम देश का भला नहीं कर सकेंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज जब आपके पास आया हूं तब गुड गवर्नेंस पर बल देने की बात करने आया हूं। भाइयों बहनों, दो विजन में क्या फर्क होता है आप देखिए। एक तरफ भारत की आन बान शान INS विक्रांत, हिंदुस्तान की सेना जिसके लिए गर्व करती है, युद्ध के मैदान में भारत को गौरव दिलाने वाला INS विक्रांत, आज दिल्ली की सरकार इस ऐतिहासिक धरोहर को टुकड़े टुकड़े करने पर तुली हुई है। उसको बेच करके टुकड़े करने की योजना बना रही है। और दूसरी तरफ गुजरात की सोच देखिए, हम हिंदुस्तान के कोने कोने से किसान से लोहे का टुकड़ा मांग करके उससे भव्य इमारत बनाने का सपना देख रहे हैं, इतिहास की धरोहर पैदा करने का सपना देख रहे हैं। हम टुकड़े ला करके एकता का सपना साकार करना चाहते हैं, इतिहास की विरासत को जिंदा करना चाहते हैं। और ये लोग इतिहास की विरासत को टुकड़े टुकड़े करके बांटने की योजना कर रहे हैं। ये विजन में फर्क होता है। भाइयों बहनों, आज जब मैं मुंबई की धरती पर आया हूं तो मैं बॉलीवुड को याद करना चाहता हूं, फिल्म इंडस्ट्री को याद करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये फिल्म इंडस्ट्री का शताब्दी का वर्ष है। दुनिया में इतनी भाषाओं में फिल्म बनती हो, इतनी मात्रा में फिल्म बनती हो, ऐसा विश्व में कहीं नहीं है। हमारे पास एक अनमोल खजाना है, अनमोल ताकत है। अगर विजन होता, समझदारी होती और दिल्ली की सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री की शताब्दी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक महत्वपूर्ण मुकाम बनाया होता, सेमिनार हुए होते, टेक्नोलॉजी के संबंध में बातें हुई होती, भारत के निर्माण में इनके योगदान की बातें हुई होती, नए सपने देखे गए होते। क्या भाइयों बहनों, इतनी फिल्में बन रही है? क्या एक हिंदुस्तान में फिल्म यूनिवर्सिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए, हिस्ट्री की रिसर्च के लिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन भाइयों बहनों, ये वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोग इतने महत्वपूर्ण अवसर को भी उन्होंने खो दिया, क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए हैं। भाइयों बहनों, आज मैं आपको एक नारा बुलवाना चाहता हूं। बोलेंगे? पूरी ताकत से बोलेंगे? पूरी ताकत से बोलेंगे भैया? देखिए, चुनाव में दल के लिए वोट मांगे जाते हैं। इतने सारे चुनाव हुए देश में, दल के लिए वोट मांगे गए हैं। लेकिन मैं चाहता हूं 2014 के चुनाव में दल के लिए वोट न मांगा जाए, देश के लिए वोट मांगा जाए। दल से बड़ा देश होता है,
और इसलिए भाइयों बहनों, हम एक मंत्र लेकर के जाना चाहते हैं। 2014 के चुनाव में मुंबई से उठी हुई आवाज हिंदुस्तान में पहुंचाना चाहते हैं और हम देश को कहना चाहते हैं कि 2014 के चुनाव में दल के लिए नहीं, देश के लिए वोट करिए। और हम कहना चाहते हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों, मैं बोलता हूं, आप पीछे बोलना वोट फॉर इंडिया बोलेंगे, आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया बोलेंगे। वंशवाद से मुक्ति के लिए जरा पूरी ताकत से बोलिए, वंशवाद से मुक्ति के लिए, भाई भतीजेवाद से मुक्ति के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, महंगाई से मुक्ति के लिए, कुशासन से मुक्ति के लिए, भारत की एकता के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, सुराज की राजनीति के लिए, सुशासन की राजनीति के लिए, विकास की राजनीति के लिए, देश की रक्षा के लिए, जन जन की सुरक्षा के लिए, रहने को मकान के लिए, खाने के लिए, अन्न के लिए, बीमार की दवाई के लिए, दरिद्र नारायण की भलाई के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, नारी के सम्मान के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, स्वावलंबी भारत के लिए, शक्तिशाली भारत के लिए, समृद्धिशाली भारत के लिए, प्रगतिशील भारत के लिए। भाइयों बहनों, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, इस मंत्र को लेकर के हम देश के कोने कोने में पहुंचे। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलेंगे, दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके बोलेंगे, भारत माता की। अब कैमरा वाला मुझे नहीं, आपकी तरफ मुड़ चुके हैं, पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे